नमस्कार। आज मैं माता और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगी कि कैसे माँ का स्वास्थ्य बच्चे के स्वास्थ्य से लिंक है। माता का स्वास्थ्य बच्चे के स्वास्थ्य से लिंक जब बच्चा गर्भ में आता है उस समय से हो जाता है। बच्चा पूरी तरह माँ के पोषण पे ही डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे माँ का पोषण किन बातों पर निर्भर करता है? माँ का पोषण निर्भर करता है कि माँ का एज क्या है। अगर माँ जो महिला है कम उम्र में गर्भ धारण करती है तो उसका शरीर बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं रहता है। इस समय उसे गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। इसके लिए उसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव है उसका यूज करना चाहिए और 18 से पहले विवाह भी नहीं करना चाहिए। 20 के बाद ही गर्भ धारण करना चाहिए। उस समय मेंटली भी तैयार होती है और फिजिकली भी तैयार होती है। इसीलिए माँ का पोषण के साथ साथ जो माँ का उम्र है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। माँ का उम्र के साथ साथ माँ की शिक्षा, गर्भवती महिला की शिक्षा भी बहुत है। अगर माँ शिक्षित है तो वो अपना पोषण का ध्यान भी रखेगी और गर्भ के दौरान जो एंटीनेटल चेकअप है वो भी समय पे जाके करवाएंगी। और एंटीनेटल चेकअप इसलिए ज़रूरी है, इस समय जो भी गर्भ के कारण रिस्क डेवलप होता है वो अर्ली आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर अर्ली आइडेंटिफाई हो जाता है, पहचान उसकी जल्दी हो जाती है तो उसकी रोकथाम भी हो जाती है और ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो इसीलिए एंटीनेटल चेकअप भी माँ की शिक्षा पे डिपेंड करेगा कि उसका इम्पोर्टेंस माँ को समझ में आएगा कि एंटीनेटल चेकअप क्यों ज़रूरी है। एंटीनेटल चेकअप के दौरान माँ को सप्लीमेंटेशन भी दिया जाता है आयरन और कैल्शियम का। उसके अलावा माँ को ये भी बताया जाता है कि माँ अपना पोषण का ध्यान कैसे रख सकती है, वो अपने खाने में क्या बढ़ा सकती है। तो खाने में बढ़ाने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की मात्रा, उसके अलावा पोषक तत्व की मात्रा, उसे हरे पत्तेदार सब्जियां, सीरियल्स, दाल से मिल सकती है। उसके अलावा जो मौसमी फल लोकली अवेलेबल होते हैं वो खाकर, खासकर जो खजूर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें आयरन भी होती है और कैल्शियम भी होती है। जो सप्लीमेंटेशन लेते हैं साथ साथ अगर हम उसको फूड के द्वारा भी ले सकते हैं। तो उसके अलावा जितना वो खाती है उससे गर्भ के समय में 1 प्लेट खाना ज़्यादा खाना है, मतलब कि हर खाने में मात्रा बढ़ा देना है, छोटे छोटे अंतराल में खाना है। तो ये पोषण के बारे में अगर शिक्षित होगी तो पोषण का महत्व समझेगी और वो सही अंतराल में, सही अनुपात में और पोषक तत्वों से भरा भोजन लेगी। और जो सप्लीमेंटेशन दिया जा रहा है आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन, वो उसे समय पर लेगी। इस समय जो 180 दिन का गर्भ के दौरान आयरन और कैल्शियम दिया जाता है और गर्भ के बाद, जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद भी 180 दिन तक आयरन और कैल्शियम दिया जाता है, तो वो भी लेंगी। तो ये डिपेंड करेगा माँ के एजुकेशन पे। माँ अगर शिक्षित है तो अपना एंटीनेटल चेकअप भी कराएगी, अपने पोषण का ध्यान भी रहेगी। उसके अलावा अर्ली आइडेंटिफाई कर सकती है कि गर्भ के समय में क्या रिस्क डेवलप करता है, तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज भी करा सकती है। इस समय मेनली जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, चमकी आना, कन्वर्जन होना, जिसे प्री एक्लेम्सिया कहते हैं, उसके अलावा ब्लड शुगर बढ़ जाना, इसके खतरे होते हैं। उसके अलावा ब्लीडिंग का चांसेस होता है, लीकिंग का चांसेस होता है, जो थैली की फट जाने के चांसेस होते हैं। तो इसे अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाकर अपना
स्वास्थ्य का इलाज करा सकती है। तो इस समय ये सब इम्पॉर्टेंट है। गर्भ के दौरान अगर ख्याल रखती है माता तो प्री मैच्योरिटी होने के चांसेस कम होंगे और मैटरनल मॉर्टेलिटी भी कम होगा और जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी है, इन्फेंट मॉर्टेलिटी है, वो भी कम होगा। गर्भ जन्म के तुरंत 1 सप्ताह का जो समय 24 घंटे का जो समय होता है सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है। इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसमें जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। 48 घंटे के बाद ही स्वास्थ्य केंद्र से घर जाना चाहिए, क्योंकि इस समय पीपीएच के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग सही ढंग से नहीं पकड़ पाता है बच्चा, तो इस समय भी सहायता की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए 48 घंटा तक तो नॉर्मल डिलीवरी में हॉस्पिटल में स्टे करना चाहिए। जन्म के तुरंत बाद बच्चे का जो स्तनपान है स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे क्या हो, इस समय जो बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और वो स्तनपान कर सकता है, उसमें उतनी मेहनत नहीं लगती है। लेकिन अगर हम ऊपरी कुछ भी बच्चे को पिला देते हैं प्री लैक्टियल फीड, तो फिर बच्चा स्तन को नहीं पकड़ता है और ब्रेस्ट फीडिंग सही से नहीं हो पाती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जन्म के तुरंत बाद विदिन 1 आवर स्तनपान करा देना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो। तो ये जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे बच्चे को पोषण उतना जल्दी मिलना शुरू होगा। तो इसी समय बच्चे का पोषण बिगड़ने का चांसेस होता है कि अगर हम ऊपरी प्रीलैक्टल फीड दे देते हैं या मिक्स फीडिंग करना शुरू कर देते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, क्योंकि बच्चे का जो गट है वो डेवलप नहीं होता है। माँ का दूध ही वो पचा सकता है। तो 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे को पिलाना है। इवन कि पानी भी नहीं पिलाना है। दूध में पानी की मात्रा इतनी होती है कि बच्चे की प्यास भी उससे बुझ जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने का तरीका भी पता होना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग की जो पकड़ है वो भी सही होनी चाहिए। अगर पकड़ सही होगी, पोजीशनिंग सही होगी, तभी बच्चा सही ढंग से ब्रेस्ट स्तनपान कर पाएगा। अब है बात जानकारी कि स्तनपान कितनी बार करनी चाहिए। तो बच्चा जब चाहे तब स्तनपान कराना है, लेकिन ध्यान देना है कि उसकी पकड़ सही हो। नहीं तो पकड़ सही नहीं होती है तो बच्चा स्तन को चूसते रहता है, लेकिन बच्चे को फीड नहीं मिल पाता है, कारण कि सिर्फ वो ब्लॉक कर देता है नली को। तो इसीलिए सही पकड़ भी जानकारी होनी चाहिए। अगर सही ढंग से बच्चा स्तनपान कर रहा है तो 8 से 10 बार बच्चा फीडिंग करेगा। अगर फीडिंग करने के बाद ध्यान देने योग्य बात क्या है कि बच्चा फीडिंग करते करते उसको गहरी नींद भी आएगी, वो सोएगा भी, रोएगा कम, और जब उसे भूख लगेगी तो वो जगकर अपना स्तनपान कर लेगा। तो ये सही स्तनपान की निशानी है। और उसका जो पेशाब भी है 5 से 6 बार पेशाब भी होगा और वज़न भी बढ़ेगा। उसके लिए बच्चे का वज़न साप्ताहिक वज़न कराते रहना चाहिए। खासकर आंगनवाड़ी केंद्र से जो ग्रामीण इलाका में है, सहिया जो होती है और सेविका, ये दोनों होम विजिट करती हैं। होम विजिट कर बच्चे का और माँ का के स्वास्थ्य का आकलन करती है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये सुविधा है कि जब सहिया और सेविका आए तो उसको माता अपने स्वास्थ्य और बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी दे और वज़न ज़रूर कराए। वज़न कराने से पता चलेगा कि बच्चे का वज़न कितना बढ़ रहा है। 3 माह तक बच्चे का वज़न जो है 15 से 20 ग्राम बढ़ता है। तो इसीलिए वज़न भी कराना बहुत ज़रूरी है। और वज़न के साथ साथ टीकाकरण, जन्म के तुरंत बाद जो टीकाकरण है, यानी कि
BCG, पोलियो और हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण कराना है। उसके बाद 6 सप्ताह, 10वां सप्ताह और 14वां सप्ताह में कराना है, यानी कि समय पर टीकाकरण भी कराना है। ये जिससे मृत्यु की जिस डिजीज़ से संभावना होती है, सबसे ज़्यादा होती है, उसके लिए टीकाकरण किया जाता है। ये बच्चे के लिए है, इसलिए टीकाकरण अवश्य कराएं। दूसरी बात है कि पहचान, कि बच्चा में कौन कौन से खतरे के लक्षण हैं। अगर खतरे के लक्षण हैं तो ये भी माँ को जानकारी होनी चाहिए कि बच्चे का खतरे का लक्षण क्या क्या है। तो खतरे के लक्षण टेम्परेचर का घट जाना या टेम्परेचर का बढ़ जाना, सांस में तकलीफ़ होना, सांस की दर बढ़ जाना, जॉन्डिस हो जाना, पीलिया हो जाना हो या डायरिया हो रहा है, तो ये सब अगर लक्षण दिख रहे हैं तो तुरंत सहिया और सेविका से संपर्क कर स्वास्थ्य केंद्र जाए। अगर शहरी क्षेत्र में है तो उषा या जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाकर डॉक्टर से दिखाएं और हमेशा डॉक्टर की निगरानी में रहे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि 6 माह तक स्तनपान कराना है, खतरे के लक्षण को पहचानना है और स्वास्थ्य केंद्र जाना है। जन्म के बाद माँ को भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान और पोषण का ध्यान देना चाहिए। अगर माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चे को वो स्तनपान करा सकती है और सही देखभाल कर सकती है। बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पोषण के साथ साथ देखभाल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पोषण। तो इसीलिए देखभाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखभाल सिर्फ माँ की जिम्मेवारी नहीं है, पूरे परिवार की जिम्मेवारी है। और दूसरी बात कि गर्भ की धारण न हो, इसके लिए फैमिली प्लानिंग भी अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि दो बच्चे के भीतर जन्म के जो अंतराल है 2 साल से ऊपर होने चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग के बारे में भी माँ को पता होना चाहिए कि ये जानकारी उन्हें ANC के दौरान दी जाती है कि जन्म के तुरंत बाद फैमिली प्लानिंग जो भी उपलब्ध है, अपने या तो पिल्स नहीं लेना चाहिए, पिल्स में हार्मोन होता है, तो कॉपर टी PPIUCD गवर्नमेंट के द्वारा के बाद लगाया जाता है, वो लगवाएं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली प्लान इस बार अभी 11 जुलाई को ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया, जिसमें इस बार का जो विषय है फैमिली प्लानिंग, कि सही समय पे सही ज्ञान होने चाहिए और फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करना। तो ये युवाओं को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो फैमिली प्लानिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चे के देखभाल में, कि अगर बच्चे के में अंतराल होगा तभी माँ बच्चे को पूरे ध्यान देकर बच्चे का परवरिश कर सकती है। 6 माह के उपरांत अब क्या करना चाहिए? 6 माह, बच्चा जब 6 माह का हो जाता है तब उसे ऊपरी आहार देना स्टार्ट करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में देना है, यानी 3 बड़े चम्मच से स्टार्ट करना है। एक बार में एक तरह का फूड इंट्रोड्यूस करना है। फिर जो लोकली अवेलेबल है, जो हम लोग खाते हैं, वही चावल, दाल, सब्जी, सूजी, दलिया, फल में केला, अंडा, ये बच्चे को खिला सकते हैं। एक दिन में कम से कम 4 फूड ग्रुप्स होने चाहिए। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे के जो भोजन में का मात्रा बढ़ाना है। मात्रा के साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि 6 माह के बाद हमें बच्चे को क्या खिलाना है। तो जैसा कि मैंने कहा, दाल, चावल, सब्जी के अलावा फल, अंडा खिलाना है। फूड को एनर्जी डेंस कैसे बनाएं खाने को? तो उसमें तेल या घी जो है उसकी मात्रा बढ़ा दे, उसमें डालें। उसके जैसे कि हम लोग
जानते हैं कि दाल को हम लोग छौंकते हैं, दाल को छौंकते हैं इसलिए कि उसको एनर्जी डेंस बनाते हैं। उसके अलावा चीनी की मात्रा चीनी भी लिमिटेड देना है, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि जगह जगह इसकी की जाए, लेकिन छोटे बच्चे को इसकी आवश्यकता होती है क्योंकि पोषण सही मिलना बच्चे के लिए ज़रूरी होता है। तो ये कर पोषण को सही रखकर, ध्यान रखकर हम बच्चों को सुपोषित बना सकते हैं। सुपोषित बनाएंगे तो बच्चे का शारीरिक मानसिक विकास होगा, उसके अलावा उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो इस तरह से हम बच्चे की परवरिश कर सकते हैं, सही ढंग से देखभाल और पोषण का ध्यान रखकर और खतरे के लक्षण की पहचान कर। तो ये थी बातें। बच्चे का स्वास्थ्य माँ के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। ये हर माता को इसका ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो एडोलसेंट, जो किशोर किशोरियाँ हैं, उन्हें भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। तभी वो अपने समाज में इसके लोगों को इसके लिए अवेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।